नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो RO का जो क्वेश्चन पेपर 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो यहाँ पे आपका ये 2016 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका हुआ था 20/9/2020 को। तो इस पूरे पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, करंट का जो क्वेश्चन होगा उसको हम गिव अप करेंगे, क्योंकि करंट का ये 2016 का जो पेपर था और 2020 में हुआ था, तो इसमें जो करंट का आज के 3 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो करंट का उतना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं। हाँ, अगर जो इम्पॉर्टेंट देखे उसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये अभी तक मैंने जो है हिंदी का एक पूरा 60 क्वेश्चन का जो सेट था वो हमने सॉल्व करवाया। अब ये जो है GS का जो है पेपर है RO एग्ज़ाम का, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं और कलर ये ले लेते हैं। ठीक है, हाँ अब सही हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका पेपर है, ये पूरे पेपर को जो है सब्जेक्ट वाइज जो है कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मुबारक खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। जो मुबारक खिलजी था उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था वो खिलजी वंश का शासक था। किसका था? ये जो है खिलजी वंश का शासक था। और इसने जो है शिहाबुद्दीन उमर की हत्या की थी। यहाँ पे शिहाबुद्दीन, एक मिनट जरा सा हम अलग यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, एक स्लाइड, हाँ उसमें करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा था कि किसने जो है खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो ये जो आंसर होगा इसका मुबारक खिलजी। कौन होगा? मुबारक खिलजी। इसने जो है शिहाबुद्दीन उमर की हत्या की थी और हत्या करके जो है शासक बना था। और इसने जो है कुछ अन्य उपाधियां धारण की थी, जैसे इसकी उपाधियां थी अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह, खलीफतुल्लाह, यहाँ पे ये खलीफतुल्लाह। और इसका जो कार्यकाल था वो 1316 से 1320, यानी कि 4 वर्ष का। कितना था? 4 वर्ष का था। और इसकी एक खराब आदत थी। इसकी जो है एक आदत क्या थी? खराब आदत थी। ये जो है नग्न स्त्री पुरुषों की संगत में रहता था। नग्न स्त्री मतलब कि कुछ इसके जो है अलग ही शौक थे। ये नग्न स्त्री पुरुष के संगत का शौकीन था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था मुबारक खिलजी। तो जो मुबारक खिलजी था ये जो है शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करके जो है शासक बना था। और इसके कुछ अलग जो है उपनाम थे, अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल्लाह और खलीफतुल्लाह। कार्यकाल 1316 से 1320 यानी कि 4 वर्ष का था। इसकी एक खराब आदत थी, ये जो है नग्न स्त्री पुरुष के संगत का शौकीन था। और ये जो है कभी कभी जो है स्त्री के वस्त्रों में दरबार आ जाता था। दरबार आता था कभी कभी, स्त्री के जो है वस्त्र पहनकर ये जो है दरबार में आ जाता था। और इसने जो है बाजार नियंत्रण
और एक जो था बाजार नियंत्रण ख़त्म कर दिया। यह जो बाजार नियंत्रण था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। इसको इसने जो है ख़त्म कर दिया था। चलिए फिर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कन्नौज का युद्ध, दूसरा है चंदेरी का युद्ध, तीसरा है तालीकोटा का युद्ध, चौथा है चौसा का युद्ध। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो चंदेरी का युद्ध था, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। कब हुआ था? 1528 में। जो चौसा का युद्ध था ये हुआ था 1539 में। और कन्नौज का जो युद्ध था ये हुआ था 1540 में। और यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तो अगर हम इसको कालक्रम के अनुसार लगाएं तो सबसे पहले आएगा 1528। 1528 के हिसाब से पहले दूसरा होगा, फिर आता है 1539। तो 1539 के अकॉर्डिंग ये जो है चौथा, और फिर आता है 1540। 1540 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका पहला, और फिर आता है तालीकोटा का युद्ध 1565। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये आपका तीसरा हो जाएगा, यानी कि 2 4 1 3। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी आंसर है ये क्या होगा? सही होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। दूसरा है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। तीसरा है कन्नौज का युद्ध, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। और चौथा है तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तो एक बार इसको जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले चंदेरी का युद्ध, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। फिर चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था ये 1539 में हुआ था। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था ये 1540 में हुआ था। फिर आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तालीकोटा का 1565 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये जो युद्ध हैं ये किस किस के मध्य हुए थे और इनका परिणाम क्या रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए है इब्राहिम गारदी, बी है टार्डी बेग, सी है हाकिम सूर, और डी है महमूद लोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये बी नहीं, ये सी होगा। यहाँ पे सी हो जाएगा, ये वाला सी होगा। तो चलिए सी का हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, सबसे पहले हल्दी घाटी युद्ध ये हुआ था 1576 में। किसके बीच? महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति जो था, तो ये मुगल सेना के हुआ था, मध्य हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो ये मुगल सेना थी, तो मुगल सेना में जो सेनापति थे वो थे मानसिंह और आसफ खां। और इधर जो महाराणा प्रताप थे, तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो है एक अफगानी टुकड़ी थी। कौन थी? अफगान की एक टुकड़ी थी, अफगानी टुकड़ी, जिसका जो नेतृत्व था वो हकीम खान सूर कर रहा था। कौन कर रहा था? हकीम खान सूर कर रहा था।
तो इस प्रकार जो है महाराणा प्रताप के जो सेना थी उसमें जो है ये हकीम खान सूर और इधर से मान सिंह और आसफ खां, ये जो है दो सेनापति मुगल सेना की तरफ से। और ये जो है आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी, ये जो 1576 का हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, इसमें जो है महाराणा प्रताप की आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद इन्होंने जो है छापामार युद्ध शुरू किया था। कौन सा? छापामार युद्ध शुरू किया था। और इनके इस युद्ध में जो है जो भील सेना थे, तो भील सेना की भी टुकड़ी थी, भील सेना की टुकड़ी थी। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपका ये जो 3 है, कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो आपका ये सी हो जाएगा, हकीम सूर था। 4 नंबर, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभाष्य, सी है महाभारत और डी है अष्टाध्यायी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये महाभारत हो जाएगा। महाभारत को फारसी में जो है रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो महाभारत है, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है, इसको जो है रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है अकबर के समय में करवाया गया, अकबर के समय में इसका अनुवाद करवाया गया था। कब करवाया गया था? अकबर के समय इसका अनुवाद करवाया गया था। और इसका जो अनुवाद था ये जो है कई लोगों के प्रयासों से हुआ था। तो इसमें जो है बदायूनी और यहाँ पे आपके ये नकीब खान तथा फैजी के प्रयासों से फारसी अनुवाद हुआ था। तो ये 3 लोगों के जो है सामूहिक प्रयास से क्या हुआ था, जो रामायण जो महाभारत है उसका रज्मनामा के नाम से जो है अनुवाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, बी है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए इसके पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं और विश्लेषण करने के बाद फिर हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब अंग्रेज थे, जब अंग्रेज जो है बंगाल में विजय करते हैं, कहाँ पे? बंगाल विजय के बाद जब बंगाल विजय कौन कर लेता है? अंग्रेज लोग बंगाल विजय करते हैं, तो उनको जो है अपार धन एवं बहुत सारा धन और साथ में क्या मिलता है? जनशक्ति मिलती है, यानी कि जन समर्थन मिलता है। अब वो जन समर्थन चाहे डरवश था या कैसे भी था, इनको मिल रहा था। और साथ में इनकी जो अंग्रेज लोग थे, इनकी जो है बेहतर नौसैन्य व्यवस्था, यानी कि जो इनकी नेवी थी, इनकी जो नेवी थी किसकी? जो ब्रिटिश नेवी थी वो काफ़ी बेहतर थी। और इसके अतिरिक्त जो है जो फ्रांसीसी थे, ये जो है ये असफल हो गए। जो फ्रांसीसी थे ये लोग असफल होते हैं और ये ऑस्ट्रिया कहाँ पे? उसी टाइम पे ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध भी चल रहा था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो वहाँ पे ये लोग जो है असफल हो जाते हैं। और वहीं पे जो इनकी नेवी थी, किसकी? जो फ्रांस की नेवी थी, जो फ्रांसीसी नेवी थी, वो काफ़ी क्या हो जाती है?
छीण हो जाती है। तो इस प्रकार इस वाले का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका जो ये वाला क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सी। इसमें दोनों कथन सही हैं कि जो अंग्रेज़ थे इनको जो है सफलता तथा फ्रांसीसियों के असफलता के कारण क्या थे, अंग्रेज़ों को जब बंगाल में विजय मिलती तो वहाँ पे ढेर सारा धन मिलता है और जनशक्ति मिलती है, साथ में इनकी जो है जो नौसैन्य सेवा थी यानी कि जो नेवी थी वो काफ़ी मजबूत थी। तो इसका राइट आंसर ये ए और बी दोनों हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है कि सूची 1 तथा 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है रंपा विद्रोह 1859 से 60, पावना नील विद्रोह 1879 से 80, बंगाल नील विद्रोह 1860 से 63, जयंतिया विद्रोह 1873 से 76। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं रंपा विद्रोह की। रंपा, तो जो रंपा विद्रोह था ये हुआ था 1879 से 80 के बीच में। उसके बाद आता है पावना, तो जो पावना विद्रोह था ये हुआ था 1873 से 76 के बीच में। उसके बाद बंगाल नील, जो बंगाल नील विद्रोह था ये जो हुआ था ये 1859 से 60 में। और जो जयंतिया विद्रोह था, कौन सा, जयंतिया विद्रोह, ये आपका हुआ था 1860 से 63 के मध्य। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। तो आपका ये ए वाला यानी कि रंपा विद्रोह किस में जा रहा है, 1879 से 60 में, यानी कि 1879 से 80, रंपा विद्रोह 1879 से 80, यानी कि ए जा रहा है 2 में। तो ए जा रहा है 2 में। अब देखो ये वाला दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ए में यहाँ पे पहला और चौथा, तो ये वाला होगा नहीं। अब या तो दूसरा होगा या तो पहला होगा, यानी कि ए होगा या तो बी होगा। ये तो एलिमिनेट हो गए दोनों। ठीक है, तो पहला जा रहा है किसमें, दूसरे में। पावना नील विद्रोह, पावना नील विद्रोह जो था वो था 1873 से 76 में, तो दूसरा जा रहा है चौथे में। तो देखो अब इसका मतलब दूसरा चौथे में जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा बच रहा है, ये बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर की बात करें तो लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है लाला लाजपत राय, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बाल गंगाधर तिलक होगा, कि लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि जो लाठी क्लब था, लाठी क्लब, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। लाठी क्लब जो था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, बाल गंगाधर तिलक। इनका जो जन्म हुआ था ये 1856 में हुआ था। कहाँ पे, महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जो है एक उपनाम और था, किस नाम से जानते थे, तो इनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, या लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने जो है कुछ प्रयास किए थे जिसके द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी इन्हीं के प्रयासों से। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना, तो इनके जो है प्रयास से क्या हुआ था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इन्होंने जो है लोगों को जागृत करने के लिए कुछ साहित्यिक काम किए, कुछ जो साहित्यिक पत्रिका वगैरह जो है निकाली। अब वो कौन कौन सी थी, एक थी केसरी, कौन सी थी, जो केसरी थी ये मराठी थी, और ये जो है दैनिक पत्रिका थी। क्या थी, दैनिक थी। और दूसरा था मराठा, दूसरा था मराठा। तो ये जो है अंग्रेजी में थी, और ये जो है साप्ताहिक थी, ये जो है साप्ताहिक थी। इन्होंने जो है जेल में रहते हुए, कहाँ पे, मांडले जेल, मांडले जेल में क्या लिखा था, मराठी में गीता पर टीका लिखा था। मराठी में गीता पर क्या लिखा था, टीका लिखा था। और इसी को जो है गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है।
इन्होंने कुछ धार्मिक चीज़ों में भाग लिया। धार्मिक चीज़ों में भाग लेने के लिए इन्होंने क्या किया था, धार्मिक के उद्देश्य से गणपति एवं शिवाजी उत्सव, गणपति एवं शिवाजी उत्सव, साथ में इनके जो है कुछ और जो है थे, तिलक क्लब, लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब, क्या था, लाठी क्लब, तिलक क्लब और अखाड़ा क्लब इन्होंने क्या किया था, स्थापित किया था। तो ये जो है इनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, तीसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, चौथा है मद्रास महाजन सभा। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी यानी कि इंडियन एसोसिएशन। तो जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा, तो ये जो है महादेव गोविंद रानाडे। दूसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये जो है फिरोज शाह मेहता, और लास्ट है मद्रास महाजन सभा। तो जो मद्रास महाजन सभा है इसके जो है पी आनंद चार्लू। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही होगा, यानी कि कौन सा किधर कहाँ होगा। तो देखिए मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू यानी कि डी जाएगा कौन से में, पहले में। तो इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से तो सारे सही दिख रहे हैं। फिर क्या है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन जा रहा था किसमें, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी यानी कि ए वाला जाएगा दूसरे में। तो इस हिसाब से ये और ये जो है एलिमिनेट हो गया। अब देखो तो या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो जो पूना सार्वजनिक सभा था वो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। तो आपका जाएगा किसमें, ये जाएगा बी तीसरे में। तो इस हिसाब से ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा और डी पहला। तो ये वाला आपका ये ए वाला सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो इस प्रकार जो है ये हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कह रहे यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डोरिजियो, 2 है बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले, सी है थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकार्ट, और डी है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें जो कह रहा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो चलिए हम पहले इसको जो है देख लेते हैं कि इसमें जो है कौन सा किधर होगा। तो सबसे पहले ए पे जो था वो ए पे है यंग बंगाल आंदोलन। क्या है, यंग बंगाल आंदोलन। और यंग बंगाल जो आंदोलन है इसका होगा हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। दूसरा है बहिष्कृत हितकारी सभा, बहिष्कृत हितकारी सभा, इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा होगा
थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसका हो जाएगा कर्नल अलकाट, कर्नल अलकाट। और आपका डी वाला हो जाएगा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी, तो ये हो जाएगा सैयद अहमद खान। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा, तो जो बहिष्कृत हितकारी सभा है इसमें लिखा हुआ ज्योतिबा फुले, लेकिन इसके क्या होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रकार इसका जो बी वाला है ये राइट आंसर होगा कि बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 10 नंबर जो है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, तो ऑप्शन ए है कॉलिन क्लर्क, बी है विलियम विल्सन हंटर, सी है चार्ल्स इलियट और डी है विलियम डिगली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। और जो विलियम विल्सन हंटर थे ये जो है उच्च कोटि क्या थे, शिक्षाविद थे। ये जो थे शिक्षाविद थे या फिर इन्हीं को बोलते हैं साहित्यकार या ग्रंथकार थे। क्या थे, ग्रंथकार थे एवं सांख्यिकी विद थे, सांख्यिकी विद थे। इन्होंने सांख्यिकीय सर्वेक्षण का प्रबंधन किया। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जो विलियम, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, जो विलियम विल्सन हंटर थे, विलियम विल्सन हंटर ये क्या थे, ये जो है शिक्षाविद थे, शिक्षाविद, ग्रंथकार या साहित्यकार, सांख्यिकीविद, सांख्यिकीविद थे। और इन्होंने जो है भारत में क्या किया था, सांख्यिकीय सर्वेक्षण का प्रबंधन किया, सांख्यिकीय सर्वेक्षण का प्रबंधन, सर्वेक्षण का प्रबंधन किया। और 1875 से 1877 में इन्होंने क्या किया था, बंगाल का सांख्यिकीय विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। बंगाल का सांख्यिकीय विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। और इन्होंने जो 23 द खंडों वाली जो थी इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया और अध्यक्षता भी की। और क्या किया, और अध्यक्षता भी की। हाँ, यहाँ पे इन्होंने प्रकाशन किया और इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग हंटर, यानी कि शिक्षा आयोग जिसको हंटर कहते हैं का गठन किया गया था 1882 से 83 में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी होगा, विलियम विल्सन हंटर ने। 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे। ए है रशीद अली, बी है शाहनवाज, सी है पी.के. सहगल और डी है बी.सी. दत्त। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि बी.सी. दत्त, जो बी.सी. दत्त हैं
उनका संबंध किसी और चीज़ से था। तो अभी हम देखते हैं कि इनका संबंध किस और चीज़ से था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कलर ले लेते हैं, कुछ और ये कलर नहीं, ये नहीं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, कौन सी थी? इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको बोलते हैं INA। क्या बोलते हैं? INA बोलते हैं। इसका जो गठन हुआ था, ये हुआ था 1942 में। कहाँ पे? 1942 में गठन हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा इसका गठन किया गया था, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत, तो इसको जो है जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। तो मलय अभियान के तहत जो पराजित थी ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उनको शामिल किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कालानुक्रम की बात करें तो 4 जुलाई 1943 को 4 जुलाई 1943 को एक थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी, उसको जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। ठीक है। 21 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे 21 अक्टूबर 1943, कब? 21 अक्टूबर 1943 को जो है नेताजी ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने, क्या किया? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसको बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है। अब देखिए इस फौज में राशिद अली शहनवाज, पीके सहगल, गुरुबख्श सिंह जुड़े थे। अब देखिए एक जो नाम था जिसको हमने बताया कि उनका संबंध किसी और चीज़ से था, तो बता देते हैं। जो BC दत्त थे, उनका संबंध था रॉयल नेवी विद्रोह से। किससे था? रॉयल नेवी विद्रोह से किसका संबंध था? BC दत्त का। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 में जो है BC दत्त, राइट आंसर डी होगा कि जो BC दत्त थे, इनका संबंध
आज़ाद हिंद फौज से नहीं था, जबकि जो है रॉयल नेवी विद्रोह से था।